हेलो बच्चों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दिए। इसलिए हमने आज हेडफोन का प्रयोग किया है लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। और हम जो मैथ में वास्तविक संख्या का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें पिछली क्लास में हमने दो प्रमेय भी बताए थे आप लोगों को, और हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा है। आज इस क्लास में हम लोग एचसीएफ जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू भी सीखेंगे। तो एचसीएफ 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 को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। किसके द्वारा? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। एचसीएफ जो है हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सीखेंगे। ये एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है। इसके पहले हमें थोड़ा सा सीखना होगा कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल इसको कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं। जो भाग देने पे आता है उसको हम भागफल बोलते हैं। और यहाँ पे जो बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपके बुक में चैप्टर में तो नहीं दिया है, बट इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पे मैं एक सीधे उदाहरण लेता हूं और आपको समझाता हूं। मानिए ऐसा कि जैसे दो संख्याएं हैं, 25 और 15। 25 और 15 दो संख्याएं दी हुई, और कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसमें इनका दोनों का एचसीएफ निकालना है। हमें पहले सबसे पहला चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि 25 इज ग्रेटर देन 15। तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो भाज्य बन जाएगी। क्या बनेगी? भाज्य। और जो छोटी छोटी संख्या रहेगी वो भाजक बन जाएगी। यही तरीका हमारे लिए सही है चेक करने के लिए। जो छोटी होगी वो भाजक, जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य बन जाएगी। तो भाज्य भाजक को हम लिख देते हैं ऐसे, जैसे लिखा जाता है यहाँ पे। तो भाज्य कौन है? 25। एक एक स्टेप को मैं अच्छे से बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। आपकी बुक में जो है पैरा में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, पैराग्राफ में, लाइन बाय लाइन। हम आपको मैथमेटिकली इसको स्टेप वाइज बताने का प्रयास कर रहे हैं। या तो 15 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या जाएगा? भागफल 1 जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा। 15 जब लिखेंगे घटाने पे शेषफल क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसमें यही ध्यान देने वाली बात है, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आता है वो शेषफल क्या बन जाता है? भाजक बन जाता है। ये शेषफल क्या बन गया? भाजक बन गया। और जो पहले वाला भाजक रहता है वो यहाँ क्या बन जाएगा? यही भाजक अब क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। ये भाजक अब क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा अगले चरण में। तो यहाँ भाज्य क्या आ गया? 15 आ गया। तो 10 से 15 में जब हमने भाग देने का प्रयास किया तो भागफल 1 जाएगा, यहाँ 10 आएगा। इस क्रिया को लगातार एक के बाद हम आवृत्ति में करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। कब तक? जब तक कि भागफल शून्य ना आ जाए।
अब यहाँ पे क्या, सॉरी, शेषफल शून्य ना आ जाए। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 5। अब 5 क्या हो गया, जो शेषफल आया वो क्या बन गया, भाजक बन गया। अब भाज्य क्या हो गया, 10। फिर यहाँ 2 भागफल आया, 10। तो शेषफल क्या हो गया, 0। तो इस यूक्लिड विभाजन थ्योरम के अनुसार जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक जिससे शेषफल शून्य आए, वही संख्या एचसीएफ है। वही संख्या क्या है, एचसीएफ है। अच्छा, इसकी पुष्टि कर सकते हैं हम लोग डिवीजन मेथड से। अगर 15 को हम लोग गुणनखंड करें 15 का, तो क्या आएगा, 3 गुणे 5। 25 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 5 गुणे 5। अब अगर इसका हम एचसीएफ निकालें तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 ही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है। और इसके सबसे हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसको ऐसे लिख सकते थे, 3 की घात 1 गुणते 5 की घात 1। और ये क्या है, 5 की घात 2। एचसीएफ क्या है जाएगा, 5। तो जिससे सिद्ध भी हो जाता है कि जो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू आता है, वो गुणनखंड विधि से भी वही आता है। एक दूसरा उदाहरण हम लिख लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 25, दूसरी संख्या है 35। अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि 25 जो है वो 35 से छोटा है। तो जो छोटा है वो क्या बनेगा, भाजक बनेगा। किसके अनुसार, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के अनुसार। और ये क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो हम अप्लाई कर दिए, यहाँ लिख दिए 25, यहाँ 35। भागफल 2 जा नहीं सकता, भागफल क्या जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने 25, शेषफल क्या आया, 10। अब जो पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। यहाँ आ गया 25। यहाँ पे कितना शेष भागफल जाएगा, 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 20। अब शेषफल क्या आया, 5। अब जो ये वाला भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य बन जाएगा। कब तक करेंगे इस प्रक्रिया को, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ 2 गया भागफल, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 0। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 5। कोई और संख्या लेते हैं, सह अभाज्य संख्या लेते हैं, जिनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। क्या आप जानते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या, अगर कोई संख्या n है तो n+1, ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य हैं। क्या हैं, सह अभाज्य। क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, 1 के सिवाय और कुछ एचसीएफ नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 और 3 ले लें, तो 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 ही आएगा। देख लें, 2 का गुणनखंड कर लें हम, तो 2, 3 का गुणनखंड 3। तो इसमें केवल कॉमन क्या है, 1 ही है। तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। आप कह सकते हैं सर आपने बहुत छोटी संख्या ली है, आप कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। आप ले लीजिए 25, 26। 25, 26 ले लिया। आप जो है यूक्लिड मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनखंड से पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 25 का गुणनखंड 5 गुणे 5, 26 का गुणनखंड 2 गुणे
13। अगर इसका एचसीएफ निकालें तो क्या मिला? इसमें एक ही मिल सकता है क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट मतलब गुणांक 1 रहता है, अगर कोई भी संख्या लिखी है तो 1 रहता है। तो एचसीएफ क्या आया? 1। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। अभाज्य नहीं है, सहअभाज्य संख्या। तो अगर हम सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालें इस विधि से तो थोड़ा स्टेप्स इसमें चरण बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपने ले लिया 125 और 126, तो आसानी से हो जाएगा। 125 छोटा है, 126 बड़ा है। 125 एक गया, 125 क्या बचा? एक। अब ये भाज्य हो गया तो ये कितनी बार जाएगा? 125 बार जाएगा। जीरो आ गया तो यहाँ एचसीएफ क्या हो गया? 1 आ गया। ऐसे ही हम एक दूसरी संख्या ले लेते हैं जो कि सहभाज्य संख्या है। 9 एवं 25। 9 और 25 क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। 9 छोटा है, 25 की वैल्यू 9 से बड़ी है, तो 25 को हमने भाज्य बना लिया, 9 को भाजक बना लिया। तो 9 दूना 18। कितना यहाँ पे आया? 7। 7 बन गया भाजक, 9 बन जाएगा भाज। फिर भागफल 1 गया, यहाँ 7 आया, शेष क्या बचा? 2। फिर 7 यहाँ भाज्य बन गया, 3 भागफल गया, 6 यहाँ पे आया, शेष क्या बचा? 1। फिर 2 जो है वो भाज्य बन गया, तो 1 2 जा 2, 0 आ गया। तो इससे भी क्या पता चल गया? एचसीएफ 1 हो गया। तो ये मेथड जो है वो यूक्लिड डिवीजन या विभाजन एल्गोरिदम है। मेरे ख्याल से आप सबको ये समझ में आया होगा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। जो कि यूक्लिड थ्योरम को सवाल को दूसरे तरीके भी हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप यही तरीका अपनाइएगा। इसके लिए कहा जाता है अगर दो संख्याएं हैं ए बटे बी। क्या है? दो संख्याएं ए बटे बी के रूप में लिखी गई हैं और इसमें क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी है। ए क्या है? ग्रेटर देन बी है। और यहाँ पे शेषफल अगर आर हो, शेषफल क्या हो? आर हो, तब शेषफल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी होगी। सॉरी, ऐसे लिखेंगे, कैंसिल कर लें। आर की वैल्यू क्या होगी? शेषफल क्या होगा? ऐसे अगर 0 ग्रेटर हटा दें तो इक्वल हटा दें, ठीक। तो आर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 और बी के बीच ही आएगी। ठीक है, एक इक्वल लिखा रहने दीजिए। एग्जाम में कोई कोई पूछा जाता है, 0 भी हो सकता है, आर 0 हो सकता है, 0 से तो कम कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन हमेशा बी से कम रहेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिदम है इसी कंसेप्ट पे काम करती है। अगर कोई दो भाज्य संख्याएं इस तरीके से लिखी गई हैं
जिनका शेषफल r आ रहा है, तो r का मान हमेशा 0 से b के बीच में ही आएगा। अब खुद सोचिए कि अगर r की वैल्यू b के बराबर है तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये आप बातें आपको समझ में आई होंगी। जो पिछली क्लास में एक एल्गोरिदम हमने दिखाया था, उसको फिर से ले आते हैं, उसको प्रूफ। पहले एल्गोरिदम का तो प्रूफ की जरूरत नहीं है। जो एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसका तो हमने समझाया था। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एक दूसरा एल्गोरिदम भी था 1.2, उसका प्रूफ आपके बुक में दिया हुआ है। वही बुक का प्रूफ हम यहाँ पे थोड़ा आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आपके बुक का ही हेल्प लिया है उसको समझाने में मैंने। जो प्रमेय 2 क्या कह रहा है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक घात पूर्णांक है। एक घात पूर्णांक मतलब इसका स्क्वायर नहीं किया गया है, वर्ग नहीं किया गया है। ठीक, मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। अब इसमें मान लिया गया है कि भाज्य हो अगर a, ठीक, तो a क्या है, a के गुणनखंड p1 से लेके pn तक हैं, जहां क्या है p1 p2 pn क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है। अब ए स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, p1 p2 pn, p1 p2 pn, तो क्या होगा p स्क्वायर p1 स्क्वायर सबका स्क्वायर आएगा। अब हमें दिया गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब a स्क्वायर अगर हम p कर दें तो ये विभाजित हो जाएगा। विभाजित का मतलब क्या है, जैसे कि 4/2 करें तो विभाजित होने पर क्या आता है, 2 आता है। तो अगर हम 16/2 करें तो विभाजित होने पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये विभाजित कर देता है। विभाजित का मतलब कि शेषफल 0। विभाजित का मतलब कोई संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है, इसका तात्पर्य क्या है कि उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये समझने की बात है। तो यही इसमें प्रूफ दिया गया है। हम पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल p1 p2 pn है, इसलिए p को p1 p2 pn में से ही एक होना चाहिए। जो p की वैल्यू है वो इन्हीं में से कोई एक होगी। चूंकि a बराबर p1 p2 pn है, इसलिए p a को विभाजित अवश्य करेगा। तो यही है प्रमेय इसका ना है। इसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा और इसका ऐसे ही सलूशन अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक प्रमेय और दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम आप सब जानते हैं, पहले से जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 ये सब जो हैं, पाई, ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि √2 को सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है। आपकी पुस्तक में इसका भी सलूशन दिया हुआ है। देखिए, इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए हम इसके उल्टा चलते हैं। पहले हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। और कैसी है, ये ऐसी है कि सह अभाज्य दो संख्याएं लेंगे जो जिसमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। सह अभाज्य का मतलब होता है कि उसमें केवल एक के सिवाय और कुछ कॉमन न रहे, तो इसका शेषफल 0 है।
तो सहभाज्य का मतलब क्या है? इसमें कुछ एक के सिवाय और कुछ कॉमन, इसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करने से पहले बता देना चाहता हूं आपको कि ये जो न्यूमेरिकल है, जो हमने सॉल्व किया है प्रमेय, इसका प्रूफ जो है कभी एग्जाम के लिए नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये प्रमेय जरूर याद करना जरूरी है, लेकिन इसका प्रूफ आपको याद करना जरूरी नहीं है। प्रमेय इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग होगा। चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। सहभाज्य संख्याएं तो हम जान चुके हैं कि सहभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? वो संख्या होती हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। सहभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब आपको इसको याद कर लेना है। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। पेन का कलर चेंज कर ले, सही का। हाँ, अब हम लेते हैं, सिद्ध करना है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। हल करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे कि मानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? √2 को क्या लिख सकते हैं? R/S के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर S नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे S क्या है? 0 नहीं। S क्या है? 0 नहीं है। लेकिन R/R और S क्या है? ये सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें जो कुछ भी कॉमन रहेगा हम उसको हटा देंगे, तो हमें मिल गया A/B। जो भी गुणनखंड R और S में कॉमन रहे उसे हटा दे, A/B मिल जाएगा। इस फॉर्म में अगर हमें मिल गया, जहां A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब इसका एचसीएफ केवल एक होगा। ये जो बार बार मैं ये लाइन बोल रहा हूँ सहभाज्य, यही इस प्रूफ को कराएगा, यही मदद करेगा प्रूफ करने में, इसीलिए बार बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। अब अगर √2 बराबर हो गया A/B, तो हम लिख सकते हैं A=√2B। तो A² क्या हो जाएगा? 2B²।
ए स्क्वायर क्या है, 2b स्क्वायर। ये क्या बता रहा है, जो कि हम लोगों ने प्रमेय टू टू पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर p बराबर ए स्क्वायर है तो p अगर a को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को, तो p a को भी विभाजित करेगा। अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। एक प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा था, प्रमेय 1.2। ऐसे ही समझिए, अगर इस तरीके से लिखा गया है कि ए स्क्वायर बराबर 2a, टू सॉरी ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, जब कोई किसी को विभाजित करता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इसे लिखते हैं कि एक संख्या है c, ये 4 को विभाजित करती है, तो हम लिख सकते हैं c = 4a, क्योंकि c की वैल्यू क्या आएगी, 4 के मल्टीपल में ही आती है। तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसी थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। इसमें लिख रहे हैं कि 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, 2a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब उस प्रमेय से, प्रमेय 1.2 द्वारा क्या हो गया कि 2a को विभाजित करेगा। अब a को विभाजित अगर कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि a बराबर 2c, जो कि अभी पहले कुछ देर पहले बताया कि विभाजित कर रहा है तो उसके मल्टीपल में होगा। अगर 2 विभाजित कर रहा है तो क्या होगा, मल्टीपल में हो जाएगा उसके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2c आ गया। a बराबर 2c क्या बता रहा है कि a को 2 विभाजित कर रहा है, या कह सकते हैं 2 a को विभाजित कर रहा है, a को 2 विभाजित कर रहा है या 2 a को विभाजित कर रहा है, दोनों बातें एक ही हुई। अब इसका मान हम यहाँ पे अगर रख दें, हमें क्या मिल जाएगा, 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर 2c। अब इसको अगर हम ध्यान दें तो यहां से क्या मिल रहा है हमें कि b स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, या कह लें इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अगर 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2b को विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा, 2b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब b में 2 का मल्टीपल आएगा, मतलब b बराबर 2d हम लोग लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रहे, हमने भी कुछ देर पहले a बराबर 2c लिखा था, अब b बराबर 2d हो गया, जबकि हम पहले से ही जानते थे कि a और b क्या हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ से एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एजम्पशन थी वो विपरीत है, गलत है, क्योंकि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि a और b क्या है, सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब इसका
HCF क्या होगा? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? केवल 1 होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि क्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः A और B में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड ये पूछ सकता है एग्जाम में, गुणनखंड कि सिद्ध करो कि ऐसे √2 पूछा है, ऐसे √3 भी पूछ सकता है। गुणनखंड 2 है, परंतु अब वो तथ्य लिखेंगे हम जो पहले से मान रखे हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये विरोधाभास क्यों आया? ये विरोधाभास इसी कारण से आया क्योंकि हमने मान रखा था कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है, लिखेंगे यह विरोधाभास हमें हमें इस कारण, मैं इसलिए पूरा लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में मदद मिले और आगे प्रश्न आप जो दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको आप सॉल्व कर सकें। इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम आगे लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं या निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं।
5 को भी प्रूव कर सकते हैं। जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सब को इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आप सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके बुक में प्रश्न पूछा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करिए। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा था, 2 आ रहा था, वहां पे 9 आ जाएगा और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ बातें हम और बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि एक अपरिमेय संख्या इसको बुक की लैंग्वेज वाला ही हम ऊपर रख देते हैं। हाँ, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हमेशा याद रहे आपको कि अगर दो संख्याएं हैं जिसमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो उन दोनों का सम या अंतर क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। शून्योत्तर का मतलब शून्य ना हो, क्योंकि हम जानते हैं शून्य भी क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। पूछा जा सकता है कि शून्य कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं शून्य बराबर शून्य बटे कोई भी संख्या लिख दो, 1 लिख दो, या शून्य बटे 100 लिख दो, या शून्य बटे कुछ भी लिख दो n, तो सबकी वैल्यू क्या होगी? शून्य। अरे किस फॉर्म में है? ये है P/Q के फॉर्म में, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 के बराबर नहीं है। तो क्या हो गया? 0 एक परिमेय संख्या है। एक शून्येतर परिमेय संख्या मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य नहीं हो, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसके इसके इस पे आधारित भी कुछ उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। इसको ट्राई जरूर करिए। ये आपका बुक का उदाहरण है, नकल मत मान लीजिएगा, छाप दें। मैं दो उदाहरण यहाँ पे आपकी बुक के ही ले रहा हूँ, मैं हटा नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से बनाया है, ये आपके बुक के ही उदाहरण है। अगर आप इसको नहीं समझे रहेंगे तो कल हम अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, और जो आपकी प्रश्नावली है उसको भी कल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो प्रश्न हट गया, लिख देता हूं मैं फिर से। ये बहुत ही जरूरी है, जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। हो सकता है संख्याएं बदल दे, कुछ और आ जाए, बट इनके जो मूल कंसेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, वो नहीं बदलेंगे। तथ्य तो नहीं बदलेंगे ना, संख्या का नंबर बदल सकता है। ये दोनों सवाल हैं, दिया हूं मैं, उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं और थोड़ा समझने का प्रयास करिए, और अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, आपके एग्जाम्पलर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का इस क्लास में जरूर प्रयास करेंगे। तो आज हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखा, और ये भी सीखा कि जो हम लोगों ने कल प्रमेय 1.2 पढ़ा था कि P अगर जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, उसका हम लोगों ने प्रयोग देखा कि √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने में। और √3 भी इसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं,
और हमने जो दो उदाहरण दिए हैं उनको आप प्रयास करिए, हल करिए, समझने का प्रयास करिए। नहीं तो अगली क्लास में तो उसको हम सॉल्व करेंगे। आप सबका समय अच्छा रहे, शुभ रहे। थैंक यू बच्चों।